बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम उसको एक डिफरेंट व्यू के साथ जो है वो देखेंगे, उसको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर हम अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं है, इसलिए ये आपकी बुक से आपको नहीं मिलेंगे। हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को समझना है। आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। और फ़िज़िक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ये फ़िज़िक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट कोर के अंदर शामिल किए जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट के अंदर हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, और वो फेमिलियर लॉज ऑफ मोशन जो आप कभी 9th क्लास के अंदर भी पढ़ते आए हैं, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज चूँकि हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और उसकी तमाम तर डिटेल्स को, उसके एप्लीकेशंस को, और ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है इससे रिलेटेड जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन जो है फॉर्मली हम करते हैं तो हम कहते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनटिल एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। हम इसको 1 by 1 लिखते हैं। तो मैं इस लॉ के टोटल 3 हिस्से जो है वो बना लेता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए। पहले हिस्से में कहते हैं कि बॉडी at rest remains at rest। इसके दूसरे पोर्शन के अंदर हम कहते हैं बॉडी मूविंग with uniform velocity will continue to do so, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करती जाएगी। अब ये 2 पार्ट्स हैं इसके, इसको एक ही लाइन के अंदर हमने, पहली बात तो ये है नहीं पढ़ना। पहले हमने देखना है कि इसके पहले पोर्शन में क्या कहा गया है। कहा गया है कि अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो हमेशा रेस्ट हालत में ही रहेगी। और अगर दूसरे पार्ट में हम देखते हैं अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, विल कंटिन्यू टू डू सो, वो हमेशा वैसे ही मूव करती रहेगी। कब तक? लास्ट वाला पोर्शन अब देखते हैं। अनटिल, यानी तब तक, अनटिल का मतलब है उस वक्त तक, अनटिल an external unbalance force act on it। आज के लेक्चर के अंदर बेटे अगर हम ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ लेते हैं जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पहले लॉ में बताए गए हैं,
तो हमने आज के लेक्चर का मकसद जो है वो पूरा कर लिया। अब मेरी बात सुनकर हैरान होंगे कि ये लास्ट तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम इसकी डिटेल जानने के बाद आप इस चीज़ को सेंस करेंगे कि अभी हमें इस लॉ के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करने की और ज़रूरत थी। तो इसलिए आज के इस ओरिएंटेशन लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना पड़ा। पहली बात के ऊपर आते हैं, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी बेटे रेस्ट हालत में हो तो वो हमेशा रेस्ट हालत में ही रहती है। अब इस की ये एक एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि अगर मैंने इस पेन को अपनी उंगल के ऊपर रेस्ट हालत में रख लिया तो ये हमेशा रेस्ट हालत में रहेगा जब तक, कब तक, अनटिल, यानी तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अमल नहीं करेगी, तब तक ये ऐसे ही रेस्ट हालत में रहेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते हैं। न्यूटन के लॉज हम पढ़ रहे हैं। न्यूटन से पहले के ज़मानों को अगर हम देखें तो उसमें क्या हुआ करता था। न्यूटन से पहले अरिस्टोटल, गैलीलियो गुजरे हैं, उन्होंने भी लॉज ऑफ मोशन के ऊपर काम किया है। उनकी बातों के अंदर थोड़े थोड़े जो है वो गैप आया करते थे। अरिस्टोटल बहुत अच्छी बात बयान करता है, कहता है कि किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बात उसके दौर में ठीक थी, यानी उसकी सेंस के मुताबिक जो है वो ठीक थी। कहता है कि बॉडी कैन मूव विदाउट एनी फोर्स, लेकिन जब वो सेंस कर रहा था उसको लग रहा था कि उस वक्त जब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन ये चीज़ उसने बयान नहीं चूंकि फ्रिक्शन के साथ की, तो इसलिए उसकी बात को कंप्लीट नहीं माना गया और उसकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। अरिस्टोटल के बाद गैलीलियो आता है, तो गैलीलियो इस बात को मज़ीद मॉडिफाई करता है। गैलीलियो कहता है कि किसी भी बॉडी की मोशन विदाउट फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि जब बॉडीज मूव करती हैं तो उनके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स अमल करती है। तो बॉडी की मोशन विदाउट फोर्स मुमकिन नहीं है। यह बात भी अब इनकम्प्लीट थी। रीजन यह है कि जिस जगह पर फ्रिक्शन नहीं होती, मसलन आप स्पेस में चले जाएं और वहां पे एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो वहां पे जो बॉडीज होती हैं अगर वो मोशन की हालत में आ जाए तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगी। लेकिन वहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो फोर्स दरकार नहीं होगी मोशन की। लेकिन गैलीलियो ने अपनी बात को बांध दिया था फ्रिक्शन के साथ। इसने ये बात अपनी कंप्लीट नहीं की कि मोशन विदाउट फोर्स जो है वो मुमकिन है। ये सिर्फ इस बात पे फोकस करता रहा कि मोशन जो है वो हमेशा फोर्स के साथ ही होगी, क्योंकि फ्रिक्शन उसके रास्ते में हाइल होती है। अब लेकिन गैलीलियो की इस बात को अखज किया, यानी गैलीलियो की इस बात से ही न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ जो है वो बना लिया। न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में बयान करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट हालत में होगी तो वो हमेशा रेस्ट की हालत में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। मसलन ये कह लेते हैं कि मेरे पास ये लैपटॉप है। ये अगर मैं अपने हाथ के ऊपर रख लेता हूं तो इस तरह से खड़ा हूं तो ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। ठीक है, तो जब तक किसी बॉडी पर नेट फोर्स अमल नहीं करती, वो बॉडी रेस्ट हालत में है तो अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन करती है। इसी तरह अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं कि जब किसी बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन पैदा ना हो, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा हो, तो हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी जब तक कि उसके ऊपर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी। आइए अब हम इनको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक बुलेट है, उस बुलेट को हमने इलास्टिक के साथ बांधकर खींचा और छोड़ दिया। जैसे ही हम जब तक उसको खींच कर रखेंगे तो वो बैलेंस हालत के अंदर रहेगी, लेकिन
मतलब वो रेस्ट हालत में रहेगी। जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे तो एक फोर्स हमने रिलीज कर दी, तो अब वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से रेस्ट बुलेट जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, जिसे आप गुलेल का नाम भी देते हैं। तो गुलेल किस तरह से काम करती है, न्यूटन्स लॉज की बेस के ऊपर हम इसकी स्टडी जो है वो आसान बना लेते हैं कि हम गुलेल को खींचते हैं जब, तो उसके ऊपर हम दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी फोर्स उस इलास्टिक के अंदर मौजूद है। जैसे ही हम अपनी फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो इलास्टिक की फोर्स एक अनबैलेंस फोर्स बन जाती है, जिसकी वजह से ये बॉडी आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ फोर्सेस का जिक्र आप लोगों के साथ करता चलूं। तो अनबैलेंस फोर्स का जिक्र भी करना ज़रूरी है ताकि हमें ये लफ्ज़ बार बार यूज़ करते हुए परेशानी ना महसूस हो। तो पहले तो हम देखते हैं कि फोर्स की काइंड्स कितनी, काइंड्स ऑफ फोर्स। कुछ फोर्सेस बेटे ऐसी होती हैं जिसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका उस किसी भी बॉडी के साथ जुड़ जाना बहुत ज़रूरी है। तो उस को हम कांटेक्ट फोर्स का नाम देते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो नॉन कांटेक्ट होती हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी। Let us take the example of the start of a football match. The football would not move until a player kicks it. If you want to load a barrel onto a truck, will it go up just by itself because you want it to? No. You have to either lift it or roll it onto the truck. In each of these cases, the body was at rest until an external force was applied to move it. Similarly, when a barrel is being unloaded from a truck using an inclined plane, it tends to roll down fast unless its motion is restricted by some opposing force. In this case, the barrel has a tendency to move faster, but is being restricted by a force due to an external agency. In all these examples, the external agency applying the force was in contact with the object in motion. Hence, these forces are known as contact forces. When you drop a ball out of a window, it falls down. How did the ball go down when you did not apply any force on it? The agency applying the force is the earth, and the force is called gravitational force. This gravitational force is invisible and is a non-contact force. If you take a magnet near an iron nail placed on a table, the nail moves. Here again, there is an invisible force acting, which is magnetic force. Magnetic force is also a non-contact force. In all these examples, we saw that an external agency applies a force, either contact or non-contact. अब हम चलते हैं इसके बाद कि अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स का जिक्र किस तरह से करते हैं। तो इस तरीके से हम फोर्सेस को दो हालत में बदल लेते हैं। ये इन दोनों में से कोई भी फोर्स हो सकती है, जो बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है। तो हम इसमें बैलेंस फोर्स का जिक्र करते हैं और दूसरी फोर्सेस है अनबैलेंस फोर्स। तो जो बैलेंस फोर्स ऐसी फोर्स होती है कि जिसका सम जीरो हो रहा हो, बैलेंस, वो बॉडी की बैलेंस फोर्स कहलाएगी। मसलन किसी भी बॉडी पे अमल करने वाली एक से ज्यादा फोर्सेस को जब आप जमा करें
तो नेट फोर्स अगर 0 बन रही हो तो उसे आप कहेंगे वो बैलेंस फोर्सेस हैं। यानी जितनी एक्स एक्सिस की सिमत में फोर्स लग रही हो उतनी नेगेटिव एक्स एक्सिस की सिमत में फोर्स लगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। जितनी वाई एक्सिस की सिमत में फोर्स लगे उतनी ही नेगेटिव वाई एक्सिस की सिमत में फोर्स लगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। इसे बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, बैलेंस फोर्स की सूरत में बॉडी अपनी ही स्टेट में रहेगी। अब स्टेट दो तरह की होती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अब मैं बैलेंस फोर्स का जिक्र जैसे किया था कि अगर ये मैं मार्कर को इस तरह से अपने हाथ के ऊपर रख लेता हूं, उंगली के ऊपर बैलेंस कर लेता हूं, तो ये इसी तरह ही हमेशा रहेगी। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं करेगी। ठीक है, उस वक्त होता क्या है, इस मार्कर का वेट नीचे की तरफ और मेरी उंगली की रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ, दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है, तो ये बैलेंस फोर्स की एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को इसी तरह स्टेबल हालत में रखते हुए नीचे वाली फोर्स को खत्म कर दूं तो ये नीचे फॉल कर जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये हो जाएगी अनबैलेंस फोर्स। तो ये है डिफरेंस। अनबैलेंस फोर्स ये आपकी स्टेट को चेंज कर सकती है, रेस्ट को मोशन में और मोशन की हालत को रेस्ट में लेके आ सकती है। एक और एग्जांपल देखिए इसकी। हमारे सामने एक स्ट्रिंग के साथ एक मैस लटका हुआ है, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स और मैस की फोर्स दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट बैलेंस फोर्स जो है इसकी 0 है, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, नेट फोर्स अमल नहीं कर रही, तो हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी, यानी ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रही होगी। आइए एक और कंफ्यूजन आपकी खत्म करते हैं। वो कंफ्यूजन ये है कि मोस्टली लोग इसको कहते हैं कि अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है, ये है एक्चुअल लाइन। लेकिन बाज लोग इसको इस तरह से समझ लेते हैं, या आपने भी कभी इसको इस तरह से समझा होगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अमल ना करे तो उस वक्त वो बॉडी अपनी हालत को मेंटेन करती है, यानी रेस्ट में रहती है, या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में हो तो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में हो। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। बॉडी के ऊपर अभी मैंने दिखाया था आपको कि मैस वेट नीचे की तरफ है और मेरी फिंगर की फोर्स ऊपर की तरफ है, तो उस वक्त ये बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन किए। या ये लैपटॉप मेरे हाथ में है तो उसका वेट नीचे को, मेरे हाथ की रिएक्शन की फोर्स ऊपर को है, तो इस वक्त ये बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करेगी। ठीक है, तो रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें फोर्सेस का सम 0 करना होता है, या फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोर्स इसके ऊपर लगने वाली जो है वो 0 हो, फोर्स 0 नहीं होगी, फोर्सेस का सम 0 होगा। ठीक है, फोर्स उसके ऊपर जो है वो लग रही होगी, ये एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होंगी जिसकी वजह से वो बैलेंस फोर्स की कंडीशन जो है उसमें आ रही है। ठीक है, ये थी इसके अंदर एक मिसकंसेप्शन की बात। आइए हम इसके कुछ और एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं ड्यूरिंग मोशन, कि अगर बॉडीज मूव करें तो इस जो है वो नीचे से जो कंटेनर है वो भी मूव कर रहा है और ऊपर बंदा जो है वो जंप ले रहा है, तो एक्चुअली में दोनों मूविंग कंडीशन में है और उस बंदे के ऊपर बाहर से किसी करीबी खड़े बंदे ने फोर्स नहीं लगाई तो ये बाहर जाके नहीं गिरेगा, यानी इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। ये एक बैलेंस कंडीशन में मूव करता रहेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अमल कर देता या धक्का लगा देता तो फिर ये इस कंटेनर से बाहर गिर सकता था और उस वक्त हम कहेंगे कि इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स जो है वो लग रही होती। जब तक ये उसके अंदर कंटेनर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये बेशक जंप करता रहे, ये भी उसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करता रहेगा। ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहां तक समझ आ गई। अब बेटे हम इससे एक बात आगे निकालते हैं जो कि इनर्शिया की है। इनर्शिया हम बोलते हैं
कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया की हालत में होना इस तरह से ही है कि अगर वो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करे, यानी अगर एक बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो हमेशा रेस्ट हालत में रहे, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हालत में रहे, तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो इसकी स्टेट को मेंटेन करेगी वो इनर्शिया कहलाएगी। तो हम इसमें लिखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी to maintain its state of rest or uniform motion, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करे तो उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एक बॉडी एक खास डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, वो उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती रहे, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इसी तरह अगर एक बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मोशन की हालत में है, तो हम उसको कहेंगे इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं। अब इस वीडियो के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि अगर एक बॉल रेस्ट हालत में थी तो आपने नीचे से उसकी सपोर्ट हटा दी तो वो स्ट्रेट नीचे गिरी, यानी वो रेस्ट हालत में ही रहना चाह रही थी, अदरवाइज वो उसके साथ बॉल के उस सपोर्ट के साथ आगे मूव कर जाती, वो रेस्ट में नीचे गिर गई। फिर आपने दूसरी सपोर्ट निकाली, वो नीचे गिर गई, फिर नीचे सपोर्ट निकाली, वो नीचे गिर गई, वो स्ट्रेट रेस्ट के अंदर ही आई ड्यू टू इट्स इनर्शिया। चूंकि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं की, तो जिस हालत में वो पहले थी बाद में भी उसी हालत में आई, उसके बाद भी उसी हालत में, उसके बाद भी उसी हालत में। लेकिन अगर इसके ऊपर आप एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन का पहला पार्ट इससे क्लियर हो गया कि अगर बॉडी रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी क्योंकि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं की। तो मैं कहूंगा कि आप डेफिनेशन के पहले पार्ट को तीसरे के साथ मिलाकर पढ़ें। इसी तरह आप दूसरे पार्ट के लिए एक वीडियो देखते हैं। अब इस वीडियो के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि अगर वो पैसेंजर मूव कर रहा था तो पहले वो रेस्ट हालत में था बस के अंदर, तो जैसे बस मूव की तो एक्चुअली में उसकी पूरी बॉडी जो रेस्ट हालत में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन नीचे से पाँव मूव करने लगे तो उसको एक झटका लगा पीछे की तरफ, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी अभी भी पीछे थी, नीचे वाली बॉडी आगे जाने लगी, नीचे वाला पोर्शन जो है, जिसकी वजह से उसे एक धचका फील होता है। इसी तरह अगर इसके अंदर ही आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझिए, गाड़ी अपनी टर्न लेती है, जैसे गाड़ी ने टर्न लिया, अगर गाड़ी इस तरफ टर्न लेगी, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है तो गाड़ी ने इस तरफ मुड़ना है, तो उसकी बॉडी इस तरफ अचानक नहीं मुड़ जाएगी इनर्शिया की वजह से। ठीक है, वो अपनी हालत को बरकरार रखेगी, लेकिन जो कि गाड़ी मुड़ गई है तो उससे बॉडी ने अपनी स्टेट को मेंटेन ही करना है, तो बॉडी इस तरफ झटका खा जाएगी। ठीक है, क्योंकि गाड़ी इस तरफ गई तो इस तरफ झटका खाए, अगर गाड़ी इस तरफ चली जाती तो बॉडी इस तरफ झटका खा जाती, यानी इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आप भी कभी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि जिस डायरेक्शन के अंदर गाड़ी टर्न लेती है आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो फॉल कर रहे होते हैं, तो ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तीसरी इसके अंदर ही कि जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई की थी तो क्या हुआ था बच्चों, उस वक्त आपकी बॉडी तो मोशन की हालत में थी, लेकिन गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई की तो आपका नीचे वाला पोर्शन रेस्ट हालत में आना चाह रहा है। ठीक है, जैसे वो रेस्ट हालत में आएगा, ऊपर वाला पोर्शन मूव कर रहा था तो आप मूव ही करते रहेंगे, यानी आप आगे को झुक जाएंगे, फिर आप अपने आप को ऊपर सपोर्ट के साथ पकड़कर बैलेंस हालत के अंदर लेके आएंगे। अब इसके अंदर अगर मोशन की हालत में है तो आप जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते, आप मोशन की हालत में ही रहते हैं।
जब तक रेस्ट की हालत में है, जब तक आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तो आप रेस्ट की हालत में ही रहते हैं। इन तमाम तर एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि इसके अंदर रेस्ट की हालत को रेस्ट की हालत में रहना, मोशन की हालत को मोशन की हालत में रहना, ये तब तक ही मुमकिन है जब तक एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। और इस बॉडी की इस स्टेट को, इस प्रॉपर्टी को जो उसकी हालत को मेंटेन करती है, डेट इज कॉल्ड इनर्शिया। उसको हम इनर्शिया का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इनर्शिया की एग्जाम्पल जो है वो एक अनबैलेंस फोर्स की एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, जिसे आपको अच्छी तरीके से, आपने अक्सर टग ऑफ वार देखा होगा, यानी रस्सी खींचने वाली एग्जाम्पल देखी होगी। जब तक दोनों इक्वल फोर्सेस लगाती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो वो रस्सी बैलेंस हालत में रहती है, लेकिन जैसे ही एक सिरा खींचना शुरू होता है तो उस वक्त एक साइड पर एक्चुअली में एक अनबैलेंस फोर्स जो है वो अमल करनी शुरू कर दी, वो रस्सी उस तरफ मूव करनी शुरू कर। लेकिन अगर जैसे ही ये छोड़ देंगे एक पोर्शन को तो वो दूसरे प्लेयर नीचे गिर जाएंगे। तो उसके गिरने की वजह क्या है, चूंकि वो इस तरफ अनबैलेंस फोर्स की वजह से झुके हुए थे तो वो अपने इनर्शिया की वजह से उसी तरफ जो है वो फॉल कर जाएंगे, चूंकि उसकी मोशन उस तरफ थी। रस्सी जैसे ही इधर को मूव करनी शुरू की तो उसकी मोशन की वजह से, मोशन चूंकि इस तरफ थी तो इनर्शिया ने उसी तरफ मूव करवाना शुरू किया तो वो नीचे गिर गया। एक और एग्जाम्पल देखिए कि इस वीडियो को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जैसे ही कोई रेस्ट हालत में पड़े हुए पत्थर को धकेल कर मूव करवाना चाहता है तो अगर वो मूव नहीं करवा रहा तो उसका मतलब वो अनबैलेंस फोर्स जितनी रिक्वायर्ड है उतनी पुट नहीं कर रहा। जैसे वो उतनी रिक्वायर्ड फोर्स पुट करेगा तो उससे क्या होगा बेटे, वो मूव करनी शुरू कर देगी। इसी तरह के जैसे ही फुटबॉल रेस्ट हालत में है, उसको किक किया तो वो मूव करना शुरू कर दिया, जैसे ही वो नेट के अंदर जाके फॉल करेगा तो अनबैलेंस फोर्स ही उस फुटबॉल को स्टॉप करवाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि अगर एक बॉल को हिट की जाए और दुनिया के अंदर किसी तरीके से फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो वो बॉल कभी भी स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं कर रही, इसलिए वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। ठीक, इसी तरह एक और वीडियो देखिएगा। अब इस वीडियो के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही किसी बॉल को आप हिट लगाते हैं तो वो जमीन पर गिरती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो अनबैलेंस फोर्स बनकर आपकी अप्लाई की गई फोर्स को अपोज करती है, जिससे वो बॉडी की हालत दोबारा चेंज हो जाती, यानी मोशन से ये बॉल रेस्ट हालत में आ गई। इसी तरह आप अपनी रूटीन लाइफ में देखें तो जब जब अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी तब तक आपकी बॉडी की हालतें जो है वो चेंज होंगी। अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो बॉडी की कभी भी हालत चेंज नहीं होगी। अब बेटे इस लॉ के मुताल्लिक हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं उन तक पहुंचते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। पहला रिजल्ट है कि किसी भी बॉडी को रेस्ट हालत से मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बात मैं इसके ही अकॉर्डिंग लिख रहा हूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अमल नहीं करेगी। तो हम इस बात को इधर लिखते हैं कि इफ a body moves from rest then a force required, उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी।
इसी तरह अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसको रेस्ट की हालत में लेके आना है, तब भी एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती जाएगी। अब मैं यहां पे एक चीज एक्सप्लेन करता जाऊं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसकी मोशन को, कि एक्चुअली में एक सिमत में अप्लाई की गई फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स अगर एक दूसरे को अपोज करे और नेट फोर्स जीरो लग जाए तो हम कहेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रही। लेकिन जैसे फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ेगी तो वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर किसी बॉडी को आपने मोशन से रेस्ट हालत में लेके आना है तो आपको एक्चुअली में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी। इफ अ बॉडी टेंड्स to rest it required force, इसको एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर हम कहते हैं कि स्पीड किसी भी बॉडी की उस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड बनती है जब दो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगे। ठीक है, मसलन अगर एक बॉल को आपने हिट किया है, फ्रिक्शन की फोर्स भी खत्म हो गई और बाद में आपकी फोर्स भी खत्म हो गई, अब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वो बॉडी नेट फोर्स जीरो के साथ मूव कर रही, तो वो हमेशा मूव करती रहेगी, कभी भी स्टॉप नहीं होगी। इसी तरह अगर एक ट्रेन है, वो ट्रेन अगर आप इस तरह से इंजन चल रहा है कि इंजन ने एक ट्रेन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी, बाद में किसी तरीके से कुदरती तौर पर या हम कह लें कि हमने किसी तरीके से ट्रेन की पटड़ी और टायर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो भी खत्म कर दी और इंजन को बंद कर दिया, तो ट्रेन कभी भी स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती हुई बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है। ये चीज हमें यहां पे कंक्लूड होती है। तो हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड हैविंग जीरो experience zero force। कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हुए बॉडी जो है वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। बट इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो मुमकिन है, लेकिन आज हम अपना लेक्चर जो है वो यहाँ तक एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ को देखेंगे और उसकी डिटेल्स को जानेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।